नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्राकृत शैली, और उसमें मैंने आपको पाल शैली पढ़ाया था। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो है अपभ्रंश शैली या जैन शैली। जैसे कि आपको पता है, यहीं से पाल शैली से जो है वो लघु चित्रों की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ से लघु चित्र बनना शुरू हो गए थे। अब मैं आपको जैन शैली पढ़ाऊंगी, पश्चिमी शैली। तो चलिए जैन शैली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैन शैली या अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली देखिए, इसकी जो प्रतिलिपियों की खोज की थी बर्लिन संग्रहालय से, वो की थी आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में की थी। प्रतिलिपियों की खोज हुई थी इसकी 1924 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने। और इसकी प्रतिलिपियां देखने के बाद, उनको अध्ययन करने के बाद, इन्होंने इसको पश्चिमी शैली नाम दिया। क्या नाम दिया था? इन्होंने ही इसको पश्चिमी शैली नाम दिया था। यहां पे मैं लिख देती हूं पश्चिमी शैली। पश्चिमी शैली नाम दिया था। किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। पश्चिमी शैली नाम आनंद कुमार स्वामी ने इसको दिया था। अब देखिए, इसमें इस शैली में जो अंग प्रत्यंग बने हैं वो किस प्रकार के बने हैं? तो वो स्थिर और अक्कड़ बने हैं। मतलब इसके चित्रों के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। देखिए, स्थिर और अक्कड़ टाइप के बने हैं। दूसरी चीज देखिए, जैन लघु चित्रण का जो विषय था वो था तीर्थकर और उनकी जीवनी। जो इसका विषय था तीर्थकर और उनकी जीवनी। जीवनी को चित्रित करना। यहां पे लिखिए जैन लघु चित्र। लघु चित्रों का विषय, ठीक है। अब देखिए, इसका जो क्षेत्र था वो पश्चिम था। क्षेत्र क्या था इसका? पश्चिम क्षेत्र था। इसीलिए आनंद कुमार स्वामी ने इसको पश्चिमी शैली नाम दिया था। ये पश्चिम क्षेत्र की है। और इसके जो चित्र थे वो जैन धर्म पर आधारित थे। किस धर्म पर आधारित थे? जैन धर्म पर। तो ये याद रखेंगे ऐसे ही। इसके बाद है कल्प सूत्र की रचना। जैन शैली में ही कल्प सूत्र की रचना होती है। और यहां पर मैं लिखवा देती हूँ, और इसकी किसने रचना की है वो भी मैं लिखवा देती हूँ। जैन शैली में, जैन शैली में कल्प सूत्र की रचना, कल्प सूत्र की रचना होती है। और किसने की थी? देखिए, भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। और इस शैली की जो विशेषता है वो है परली आंख का दिखना। अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ये क्या होता है। विशेषता है परली आंख का दिखना। आंख का दिखना, ये देखिए, परली आंख का दिखना, या फिर इसको हम कह सकते हैं चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें। चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें। अब ये मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा कि परली आंख का दिखना क्या होता है। तो देखिए, इसकी जो आंखें थी वो कुछ नुकीली इस प्रकार की बनी थी। इस प्रकार की, इस प्रकार की इसकी जो आंखें थी वो इस तरह से बनाई गई थी इन चित्रों में। तो इन चित्रों में जो मैंने बताया परली आंख का दिखना, तो परली आंख का दिखना क्या होता है? मान लीजिए
चेहरे के बाहर से बड़ी हुई निकली आंखें। तो जैसे इस तरह से चेहरा बना है और यहाँ पे जो साइड से हमें आंखें दिखती हैं, तो इसमें सिर्फ जो दूसरी आंखें हैं वो हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन इन चित्रों में इस आंख को भी साथ में दिखाया गया है। मतलब पहली आंख के साथ साथ दूसरी आंख को भी इन्होंने दर्शाया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी हूं तो आपको सिर्फ ये आंखें दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी, लेकिन इन चित्रों में इस आंख को भी दिखाया गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है परली आंख का दिखना। देखिए अब आगे आता है खिलौने। इसमें जो अंकन हुआ है चित्रों में वो खिलौनों की तरह हुआ है, चित्रों का अंकन खिलौनों की तरह है, अंकन खिलौनों की तरह है। मतलब वास्तविकता ज्यादा नहीं है, जो इसके चित्र हैं वो खिलौनों की तरह लगते हैं। दूसरा इसकी जो सचित्र पुस्तक है वो है कालिकाचार्य कथा। मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसकी जो सचित्र पुस्तक है, सचित्र पुस्तक कालिकाचार्य कथा, और इसमें तीर्थकर और उनकी जीवनी को इसमें दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। तो ये सचित्र पुस्तक है जैन धर्म की कालिकाचार्य कथा, और ये एक हस्तलिखित है। क्या है ये? हस्तलिखित है, हस्तलिखित, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है हस्तलिखित सचित्र पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे कालिकाचार्य कथा। अब देखिए जैन शैली की प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है, ये सचित्र पुस्तक हो गई, और प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है इसका वो है निशिथ चूर्णी, निशिथ चूर्णी, ये इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरी चीज आती है इसमें चेहरे बने हैं, इसमें भाव शून्य। किस तरह के बने हैं? भाव शून्य बने हैं। और इसका जो धरातल है वो किस प्रकार का यूज किया गया है? देखिए धरातल देखेंगे, धरातल जो यूज किया गया वो है ताड़पत्र, कागज और भित्ति। ताड़पत्र, कागज और भित्ति, ये यूज किया गया है। किसमें? ये जैन शैली में यूज किया गया है ताड़पत्र। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कि इनका धरातल क्या था, आप बताएंगे ताड़पत्र था, कागज था, भित्ति थी। मतलब सबसे पहले ताड़पत्र को इन्होंने लिया था, उसके बाद कागज आया और उसके बाद भित्ति आ गई थी। देखिए इसका जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है ये पूछ लिया जाता है, निशिथ चूर्णी और कालिकाचार्य। और एक ही कल्पसूत्र जैन शैली का, इसकी रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। और एक किस शैली से रिलेटिव है, तो इससे ही पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जैन शैली और अभ्रंश शैली। दूसरा जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने वो होगा हमारा पाल शैली से रिलेटिव और जैन शैली से रिलेटिव, दोनों से रिलेटिव मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लाऊंगी। देखिए किसी बच्चे ने बोला था कि मैम समकालीन कलाकार भी पढ़ाइए, तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक सीरियल में पढ़ाऊं, एक सीरीज में, एक अच्छे से पढ़ाना जिसको हम कहते हैं, तो वो एक क्रमवार जो होता है वो पढ़ाना होता है। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। अगर मैं आपको आगे के चैप्टर पहले पढ़ाने लगूंगी तो जो कलाकार से रिलेटिव जो कला पीछे की होती है वो आपको नहीं समझ में आएगी। इसीलिए आगे के चैप्टर पढ़ने से पहले पीछे के जितने भी चैप्टर हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है समकालीन कलाकार ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा आपसे सारा कुछ जाएगा। इसीलिए सारा ही मैं पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन धैर्य बनाकर रखेंगे। दूसरी चीज ये है, जिन बच्चों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है, मैं बार बार कहती हूँ वो पढ़ना शुरू कर दें, नोटिफिकेशन पर डिपेंड ना रहे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा केबीएस की भी वैकेंसी जल्दी ही आएंगी। देखिए जब वैकेंसी आएंगी तो गेट टू गेट भी आ सकती है, उसके बाद केबीएस की वैकेंसी भी तैयार है, वो भी जल्दी ही आएंगी, तो आपको उनकी भी तैयारी करनी होगी। इसलिए अच्छा है कि आप अभी से तैयारी कीजिए और जब से नोटिफिकेशन आए तब से रिवीजन करिए, क्योंकि सिलेबस इतना सारा होता है और समय आपके पास इतना सा रहेगा। इतने सारे सिलेबस को इतने समय में फिर आप नहीं कर पाएंगे और फिर आपका जो माइंड है वो एकदम से होपलेस हो जाता है और उसमें आप कोई तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
ताकि आपको सक्सेस मिल जाए और आपका सिलेक्शन इन्हीं वैकेंसी में हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ हैं और मैं यही चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इसी वैकेंसी में हो जाए। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। और जो बच्चे मेरी क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास मेरी चल रही है, वो मुझे 9599670200 पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में जो प्रश्न उत्तर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।